यह समझना कि होमो सेपियंस पृथ्वी पर प्रमुख प्रजाति कैसे बन गई केवल ऐतिहासिक जिज्ञासा का अभ्यास नहीं है। यह हमारी अपनी उत्पत्ति और उन ताकतों की गहन खोज है जिन्होंने आज हम जिस दुनिया में रहते हैं उसे आकार दिया है। हमारी प्रजाति के उत्थान की कहानी को उजागर करके हम उन परिभाषित लक्षणों में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं जो हमें विशिष्ट रूप से मानव बनाते हैं। सहयोग के लिए हमारी क्षमता, साझा मिथकों पर विश्वास करने और उन पर कार्य करने की हमारी क्षमता और हमारी अद्वितीय संज्ञानात्मक क्षमताएं। इसके अलावा यह समझ हमें आगे आने वाली चुनौतियों और अवसरों को समझने की अनुमति देती है। जटिल वैश्विक मुद्दों, पर्यावरणीय संकटों से लेकर सामाजिक राजनीतिक संघर्षों तक की विशेषता वाली दुनिया में हमारे अपने इतिहास को समझने से हमें सहयोग की शक्ति, हमारे कार्यों के परिणामों और सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभावों की क्षमता पर मूल्यवान सबक मिलता है। होमो सेपियंस के रूप में हमारे उत्थान को समझने की यात्रा आत्मखोज की यात्रा है। यह हमें व्यक्तियों और समाजों के रूप में हमारे द्वारा चुने गए विकल्पों पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है और यह हमें इस बात पर विचार करने के लिए चुनौती देता है कि हम अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अधिक टिकाऊ, न्यायसंगत और सामंजस्यपूर्ण दुनिया बनाने के लिए अपनी अद्वितीय क्षमताओं का उपयोग कैसे कर सकते हैं। इस संदर्भ में आज मैं युवल नोआ हरारी द्वारा लिखित पुस्तक सेपियंस ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमनकाइंड का सारांश प्रदान करने जा रहा हूँ। यह पुस्तक होमो सेपियंस की यात्रा की एक विचारोत्तेजक खोज है जिसमें समाज के शुरुआती दिनों से लेकर आधुनिक दुनिया की जटिल सभ्यताओं तक की यात्रा शामिल है। हरारी की पुस्तक इतिहास, मानव विज्ञान, जीव विज्ञान और अर्थशास्त्र सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला से लेते हुए हमारी प्रजातियों के संपूर्ण इतिहास को समाहित करने का एक महत्वाकांक्षी प्रयास है। वह एक प्रजाति के रूप में हमारे इतिहास को समझने के महत्व पर चर्चा करके पुस्तक के लिए मंच तैयार करते हैं और पुस्तक के केंद्रीय विषय का परिचय देते हैं, कैसे होमो सेपियंस पृथ्वी पर प्रमुख प्रजाति बन गए। पुस्तक के सारांश में उतरने से पहले मैं लेखक का संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा। युवल नूह हरारी एक प्रसिद्ध इजरायली इतिहासकार, लेखक और प्रोफेसर हैं जिन्हें इतिहास के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व काम और जटिल ऐतिहासिक अवधारणाओं को सुलभ और विचारोत्तेजक आख्यानों में बदलने की उनकी क्षमता के लिए व्यापक रूप से पहचाना जाता है। 24 फरवरी 1976 को इजराइल के हाइफा में जन्मे हरारी सबसे प्रभावशाली समकालीन विचारकों में से एक के रूप में उभरे हैं। उनके शैक्षणिक प्रशिक्षण ने उन्हें ऐतिहासिक अनुसंधान और विश्लेषण की गहरी समझ प्रदान की, जिसे बाद में उन्होंने अपने व्यापक कार्यों में लागू किया। हरारी यरूशलेम के हिब्रू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, जहां वे इतिहास पढ़ाते हैं। उनकी अकादमिक विशेषज्ञता युद्ध के इतिहास से लेकर विचारों और सभ्यताओं के इतिहास तक कई विषयों तक फैली हुई है। हरारी के काम की विशेषता इसकी अंतःविषय प्रकृति है। वह मानव इतिहास और आधुनिक दुनिया की चुनौतियों की समग्र समझ प्रदान करने के लिए इतिहास, मानव विज्ञान, जीव विज्ञान और दर्शन से अंतर्दृष्टि को जोड़ता है। पुस्तक को 4 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है: संज्ञानात्मक क्रांति, कृषि क्रांति, मानव जाति का एकीकरण और वैज्ञानिक क्रांति। प्रत्येक होमो सेपियंस के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को संबोधित करता है। हरारी संज्ञानात्मक क्रांति की जांच से शुरू करते हैं, जो लगभग 70,000 साल पहले हुई थी और पृथ्वी पर प्रमुख प्रजाति के रूप में होमो सेपियंस के उद्भव को चिह्नित किया था। उनका तर्क है कि हमारी प्रजाति की धर्म, धन और राष्ट्र जैसे साझा मिथकों को बनाने और उनमें विश्वास करने की अद्वितीय क्षमता ने हमारे सत्ता में आने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेखक इस बात पर जोर देता है कि अपने अधिकांश अस्तित्व के दौरान होमो सेपियंस अफ्रीकी सवाना पर एक महत्वहीन प्रजाति थी। वे होमिनिन की कई प्रजातियों में से एक थे, जिनमें कोई अंतर्निहित श्रेष्ठता नहीं थी। हरारी का तर्क है कि जो चीज होमो सेपियंस को अलग करती है,
वह साझा मिथकों और आख्यानों को बनाने और उनमें विश्वास करने की उनकी क्षमता थी। इन मिथकों, जिनमें धर्म, धन और राष्ट्र शामिल हैं, ने उन व्यक्तियों के बीच बड़े पैमाने पर सहयोग को सक्षम बनाया जो शायद पहले कभी नहीं मिले थे। संज्ञानात्मक क्रांति में भाषा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हरारी बताते हैं कि होमो सेपियंस न केवल तत्काल पर्यावरण के बारे में बल्कि अमूर्त अवधारणाओं और दूर के स्थानों और समय के बारे में भी संवाद कर सकते हैं। कल्पना की इस क्षमता ने उन्हें अभूतपूर्व पैमाने पर विश्वास और सहयोग बनाने की अनुमति दी। पुस्तक इस विचार पर प्रकाश डालती है कि भाषा शुरू में गपशप के एक उपकरण के रूप में विकसित हुई थी। अपने समूह के भीतर व्यक्तियों के बारे में जानकारी साझा करके प्रारंभिक मानव सामाजिक जीवन की जटिलताओं को अधिक प्रभावी ढंग से पार कर सकते थे। इस गपशप नेटवर्क ने उन्हें मजबूत बंधन और गठबंधन बनाने की अनुमति दी। भाषा ने होमो सेपियंस को साझा मिथक बनाने और उन पर विश्वास करने में भी सक्षम बनाया, जो उन्हें अन्य प्रजातियों से अलग करता है। इन मिथकों में कहानियां, विश्वास और साझा कल्पनाएं शामिल हैं, जिन्होंने मनुष्यों को बड़े पैमाने पर सहयोग करने में मदद की। उदाहरण के लिए, देवताओं, राष्ट्रों और धन के बारे में कहानियां कहानी कहने और विश्वास करने की मानवीय क्षमता के उत्पाद हैं। हरारी कल्पित वास्तविकताओं की अवधारणा का परिचय देते हैं, जो साझा मान्यताएं हैं जो केवल समाज की सामूहिक कल्पना में मौजूद हैं। धर्म, सरकार और आर्थिक व्यवस्था जैसी इन काल्पनिक वास्तविकताओं का मानव व्यवहार और सहयोग पर गहरा प्रभाव पड़ता है। साझा मिथकों पर विश्वास करने और सहयोग करने की क्षमता ने होमो सेपियंस को बड़े और अधिक जटिल समाज बनाने की अनुमति दी। वे ऐसे समूहों में संगठित हो सकते थे जो उनके निकटतम परिवारों से कहीं आगे तक फैले हुए थे, जिससे अंततः शहरों और सभ्यताओं का उदय हुआ। हरारी इस बात पर जोर देते हैं कि भाषा के लचीलेपन ने मनुष्यों को देवताओं या धन जैसी अमूर्त अवधारणाओं के बारे में संवाद करने की अनुमति दी, जो प्राकृतिक दुनिया में नहीं पाए जाते हैं। इससे उन्हें सहयोग और समन्वय के मामले में एक अनूठा लाभ मिला। यदि आपको अब तक इस पुस्तक के ज्ञानवर्धक सारांश में मूल्य मिला है, तो अपनी प्रशंसा दिखाने के लिए पसंद करें बटन दबाना न भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों के साथ साझा करने से उन्हें यह समझने में मदद मिल सकती है कि हम कैसे अस्तित्व में आए। और यदि आप उतने ही उत्साहित हैं जितना हम अधिक विचारोत्तेजक सामग्री में गोता लगाने को लेकर हैं, तो सदस्यता ले बटन दबाना सुनिश्चित करें और शिक्षार्थियों और उपलब्धि हासिल करने वालों के हमारे समुदाय में शामिल हों। आइए पुस्तक के सारांश को जारी रखें। लेखक कृषि क्रांति पर प्रकाश डालता है, जो लगभग 10,000 साल पहले हुई थी। हरारी इस बात का पता लगाते हैं कि कैसे शिकार और संग्रहण से कृषि की ओर बदलाव ने मानव समाज को बदल दिया, बड़ी आबादी को सक्षम बनाया, स्थायी बस्तियों की स्थापना की और सामाजिक पदानुक्रमों का उदय हुआ। कृषि ने मनुष्यों को अपना भोजन स्वयं उत्पादित करने की अनुमति दी, जिससे खाद्य सुरक्षा और जनसंख्या वृद्धि में वृद्धि हुई। बस्तियां स्थायी हो गईं, क्योंकि लोगों को अब झुंडों का पालन करने या जंगली पौधे इकट्ठा करने की जरूरत नहीं रही। हालांकि कृषि से कई लाभ हुए, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी थीं। हरारी ने पता लगाया कि कैसे कृषि समाज अक्सर चारागाह समाजों की तुलना में अधिक समय तक काम करते थे और भोजन की कमी और बीमारी के प्रति अधिक संवेदनशील थे। जैसे जैसे आबादी बढ़ी, कुछ व्यक्तियों ने अधिशेष संसाधन जमा करना शुरू कर दिया। इससे सामाजिक पदानुक्रम और असमानता का उदय हुआ। कृषि समाजों ने शासक वर्गों और प्रणालियों का विकास किया, संसाधनों और श्रम का प्रबंधन करने के लिए शासन। हरारी ने कृषि क्रांति में गेहूं के महत्व पर प्रकाश डाला। गेहूं एक उच्च उपज वाली फसल है, जिसे लंबे समय तक संग्रहित किया जा सकता है, जिससे यह स्थायी कृषि का प्रमुख चालक बन जाता है। हालांकि इसके लिए महत्वपूर्ण मानव श्रम की भी आवश्यकता थी। कृषि क्रांति में न केवल फसलों की खेती बल्कि जानवरों को पालतू बनाना भी शामिल था।
मनुष्य ने वांछित गुणों के लिए चुनिंदा पौधों और जानवरों का प्रजनन शुरू किया, जिससे कृषि उत्पादकता में और वृद्धि हुई। यदि आपको अब तक इस पुस्तक के ज्ञानवर्धक सारांश में मूल्य मिला है तो अपनी प्रशंसा दिखाने के लिए लाइक बटन न भूलें। सुनिश्चित करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर शिक्षार्थियों और उपलब्धि हासिल करने वालों के समुदाय में शामिल हों। साथ मिलकर हम ज्ञान की शक्ति का पता लगाएंगे, कार्रवाई योग्य रणनीतियों को लागू करेंगे और अधिक पूर्ण और सशक्त जीवन की ओर यात्रा करेंगे। अब आइए इस पुस्तक के सारांश को जारी रखें। हरारी उन ग्रामीणों की जीवन शैली की तुलना करते हैं जिनके पास विविध आहार और खाली समय होता था, शुरुआती किसानों की जीवन शैली के साथ, जो अक्सर नीरस आहार लेते थे और लंबे समय तक काम करते थे। हालांकि अतिरिक्त भोजन पैदा करने की क्षमता ने कस्बों और शहरों के विकास को संभव बनाया। बड़ी आबादी के साथ नई चुनौतियां आईं, जिनमें केंद्रीकृत प्राधिकरण, शासन प्रणाली और संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता शामिल थी। हरारी ने पता लगाया कि कैसे इन चुनौतियों ने जटिल समाजों के विकास को गति दी। लेखक सरकारों के उद्भव और सामाजिक पदानुक्रम के गठन की जांच करता है। जैसे जैसे आबादी बढ़ी, समाजों को संसाधनों के प्रबंधन, कानूनों को लागू करने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीकृत प्राधिकरण की आवश्यकता हुई। हरारी प्रारंभिक समाजों में धर्म की भूमिका पर प्रकाश डालते हैं। देवताओं और धार्मिक मिथकों में विश्वास ने शासकों के अधिकार को वैध बनाने और सामाजिक एकता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सूचना, कानूनों और धार्मिक ग्रंथों को रिकॉर्ड करने के लिए क्यूनिफॉर्म और चित्रलिपि जैसी लेखन प्रणालियां विकसित की गईं। पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण के लिए लेखन की अनुमति दी गई। हरारी विभिन्न क्षेत्रों और संस्कृतियों को जोड़ने में व्यापार के महत्व पर चर्चा करते हैं। व्यापार नेटवर्क ने वस्तुओं, विचारों और प्रौद्योगिकियों के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान की, जिससे मानव समाज की विविधता और जटिलता में योगदान हुआ। हालांकि प्रारंभिक सभ्यताओं की सफलता के लिए सहयोग आवश्यक था, इसने चुनौतियां भी प्रस्तुत की। हरारी ने पता लगाया कि कैसे शासकों ने सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने और सहयोग को प्रेरित करने के लिए धर्म, मिथकों और विचारधाराओं का उपयोग किया। हरारी ने जांच की कि पूरे इतिहास में रोमन साम्राज्य से लेकर चीनी राजवंशों तक विभिन्न साम्राज्यों और साम्राज्यों ने मानव जाति के एकीकरण में कैसे योगदान दिया। वह हमारी परस्पर जुड़ी दुनिया को आकार देने में शाही विजयों, व्यापार मार्गों और सांस्कृतिक आदान प्रदान की भूमिका पर चर्चा करते हैं। वह व्यापार को सुविधाजनक बनाने के साधन के रूप में धन के विकास पर चर्चा करता है। मुद्रा ने वस्तु विनिमय प्रणाली का स्थान ले लिया, जिससे लोगों को वस्तुओं और सेवाओं का अधिक कुशलता से आदान प्रदान करने की अनुमति मिली। लेखक इस बात पर जोर देता है कि पैसा मूलतः एक साझा मिथक है। इसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं है, लेकिन इसे विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है क्योंकि लोग इसके मूल्य पर विश्वास करते हैं। पैसे जैसे साझा मिथकों में यह विश्वास मानवीय सहयोग की पहचान है। हरारी ने पता लगाया कि कैसे पैसे ने जटिल आर्थिक प्रणालियों के निर्माण को सक्षम बनाया। इसने धन संचय, ऋण की स्थापना और बाजारों के विकास की अनुमति दी। आर्थिक लेन देन में विश्वास महत्वपूर्ण है। लोगों को भरोसा है कि उन्हें प्राप्त धन का उपयोग दूसरों से सामान और सेवाएं प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। मौद्रिक प्रणाली में यह विश्वास आर्थिक स्थिरता का एक महत्वपूर्ण कारक है। ऋण एक अन्य महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसकी पुस्तक में चर्चा की गई है। हरारी बताते हैं कि पिरामिडों के निर्माण से लेकर आधुनिक सरकारी खर्च तक बड़े पैमाने की परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए पूरे इतिहास में क्रेडिट और ऋण प्रणालियों का उपयोग कैसे किया गया है। कल्पित आदेश साझा विश्वास और सामाजिक संरचनाएं हैं जो मानव व्यवहार को आकार देते हैं। हरारी का तर्क है कि पैसा एक कल्पित व्यवस्था का सिर्फ एक उदाहरण है और समाज इन साझा मिथकों पर बना है, जबकि धन ने प्रगति और आर्थिक विकास को सक्षम बनाया है।
यह असमानता और शोषण का एक स्रोत भी रहा है। हरारी इस बात की पड़ताल करते हैं कि कैसे आर्थिक प्रणालियों का इस्तेमाल कुछ समूहों को फायदा पहुंचाने और दूसरों को हाशिए पर रखने के लिए किया गया है। हरारी मानव समाज पर वैज्ञानिक क्रांति के प्रभाव की पड़ताल करते हैं। वह चर्चा करते हैं कि कैसे वैज्ञानिक पद्धति के विकास ने हमें प्राकृतिक दुनिया पर अभूतपूर्व ज्ञान और नियंत्रण हासिल करने में सक्षम बनाया है, जिससे प्रौद्योगिकी, चिकित्सा और उद्योग में प्रगति हुई है। उन्होंने विज्ञान के इतिहास की प्रमुख हस्तियों पर प्रकाश डाला, जिनमें गैलीलियो गैलीली, जोहान्स केपलर और आइजैक न्यूटन शामिल हैं। इन विचारकों ने अभूतपूर्व खोजें की, जिन्होंने ब्रह्मांड के बारे में प्रचलित मान्यताओं को चुनौती दी और आधुनिक विज्ञान की नींव रखी। वैज्ञानिक क्रांति का मानवीय समझ पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने प्राकृतिक दुनिया की धार्मिक और पौराणिक व्याख्याओं को चुनौती दी, जिससे ज्ञान के लिए अधिक तर्कसंगत और अनुभवजन्य दृष्टिकोण का मार्ग प्रशस्त हुआ। वैज्ञानिक ज्ञान की खोज से तकनीकी प्रगति भी हुई। हरारी चर्चा करते हैं कि कैसे वैज्ञानिक खोजों ने प्रिंटिंग प्रेस, स्टीम इंजन और माइक्रोस्कोप जैसे विकास में योगदान दिया, जिसके समाज के लिए दूरगामी परिणाम हुए। हालांकि वैज्ञानिक क्रांति ने जबरदस्त प्रगति की, लेकिन इसके अनपेक्षित परिणाम भी हुए। वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग लाभकारी और हानिकारक दोनों उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जैसा कि चिकित्सा और हथियार में प्रगति से पता चलता है। हरारी इस बात पर जोर देते हैं कि विज्ञान सांस्कृतिक और भाषाई बाधाओं से परे है। वैज्ञानिक ज्ञान एक सार्वभौमिक भाषा है, जिसे विभिन्न पृष्ठभूमियों और राष्ट्रों के लोगों द्वारा साझा और निर्मित किया जा सकता है। वैज्ञानिक क्रांति ने तकनीकी, चिकित्सा और औद्योगिक प्रगति की नींव रखी, जिसने आधुनिक दुनिया को आकार दिया है। यह नैतिकता, प्रौद्योगिकी और समाज में विज्ञान की भूमिका पर समकालीन बहस को प्रभावित करना जारी रखता है। पूरे सेपियंस में हरारी ने मानव अस्तित्व की प्रकृति, सृजन और विनाश दोनों के लिए हमारी क्षमता और हमारी बढ़ती तकनीकी क्षमताओं से उत्पन्न नैतिक दुविधाओं के बारे में गहन प्रश्न उठाए हैं। वह मानव इतिहास के बारे में आम तौर पर प्रचलित कई मान्यताओं को चुनौती देता है और पाठकों को हमारी प्रजातियों के भविष्य के बारे में गंभीरता से सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है। हरारी का लेखन आकर्षक और सुलभ है, जो जटिल ऐतिहासिक और वैज्ञानिक अवधारणाओं को व्यापक दर्शकों के लिए समझने योग्य बनाता है। सेपियंस पाठकों को मानव इतिहास के माध्यम से एक मनोरम बौद्धिक यात्रा शुरू करने के लिए आमंत्रित करता है, जो हमारी दुनिया को आकार देने वाली ताकतों और आने वाली चुनौतियों के बारे में नई अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह एक विचारोत्तेजक पुस्तक है, जो हमें इतिहास की भव्य टेपेस्ट्री में हमारे स्थान और होमो सेपियंस के रूप में हमारी असाधारण क्षमताओं के साथ आने वाली जिम्मेदारियों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करती है। एक बार फिर, यदि आपको इस पुस्तक के ज्ञानवर्धक सारांश में मूल्य मिला है, तो अपनी प्रशंसा दिखाने के लिए लाइक बटन न भूलें। और यदि आप अधिक विचारोत्तेजक सामग्री में गोता लगाने को लेकर मेरे जैसे उत्साहित हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और शिक्षार्थियों और उपलब्धि हासिल करने वालों के समुदाय में शामिल हों। साथ मिलकर हम ज्ञान की शक्ति का पता लगाएंगे, कार्रवाई योग्य रणनीतियों को लागू करेंगे और अधिक पूर्ण और सशक्त जीवन की ओर यात्रा करेंगे।